मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ राइबोसोमल डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन हेपेटाइटिस बी एंड इंसुलिन। तो इसमें हम सबसे पहले इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन को देखते हैं। तो इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन का बना होता है और होस्ट के सेल के थ्रू रिलीज़ किया जाता है जब किसी तरह का पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर करता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फिर ट्यूमर सेल्स अगर डेवलप होते हैं तो ये इंटरफेरॉन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। इनका जो ये नाम दिया गया है इंटरफेरॉन, ये दिया गया है क्योंकि ये वायरल रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करता है होस्ट सेल के अंदर, इसलिए इसका नाम इंटरफेरॉन यानी इंटरफेयर करने वाले मॉलिक्यूल्स इंटरफेरॉन्स हो गए। ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने बहुत ही एक प्रॉपर रूट बताया है जिससे कि ये लार्ज क्वांटिटी में होस्ट सेल के बाहर भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और बेसिकली ह्यूमन इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन के लिए उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक पाथवे दिया है जिससे कि होस्ट सेल के बाहर ही ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंटरफेरॉन जो है वो जीन क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कि अगर राइबोसोमल डीएनए जो इंटरफेरॉन का होता है उसको हम ई कोली के अंदर इंसर्ट करके उसके नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट में ये ट्रेड नेम इंटरॉन ए, रोफेरॉन, वेलफेरॉन या फिर सैनफेरॉन के नाम से अवेलेबल है। ठीक है। तो इंटरफेरॉन को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेरॉन अल्फा जो कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इंटरफेरॉन बीटा जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और इंटरफेरॉन गामा जो कि मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो राइबोसोमल डीएनए जो है वो एक यूज़फुल टूल की तरह काम करता है इन इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन के लिए। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उस जीन में आपका इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा के वो ल्यूकोसाइट्स ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरॉन से डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर उसके कॉपीज डेवलप किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ईस्ट से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ईस्ट जो है वो सबसे सूटेबल होता है इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक। ईस्ट सेल जो होते हैं उनमें टोटल मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन का कॉज कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट का डीएनए सीक्वेंस कोडिंग होती है इंटरफेरॉन के लिए, उसको ईस्ट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जीन के साथ अटैच कर दिया जाता है प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो क्लोनिंग वेक्टर होता है, यानी कि उसके क्लोन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक। मैंने क्लोनिंग वेक्टर का भी वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं उनके बारे में डिटेल पूरा। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है फिर उसको ईस्ट सेल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें इंटरफेरॉन चाहिए होता है उसका वो सेगमेंट हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसको जो है वो प्लाज्मिड के अंदर, ये प्लाज्मिड होता है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर इस प्लाज्मिड को जो है वो ईस्ट सेल के अंदर फिर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। और ये जो ईस्ट सेल होते हैं वो सैक्रोमाइसिस सी के होते हैं। उसके बाद जो ईस्ट सेल प्लाज्मिड होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर वो रेप्लिकेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में। सेकेंड जो है वो हम ई कोली के थ्रू भी जो है वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उसको सबसे पहले एक जो स्पेसिफिक इंटरफेरॉन का मैसेंजर आरएनए होता है वहाँ से सिंथेसाइज करते हैं। फिर उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वेक्टर यानी कि जो कि प्लाज्मिड होता है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इस प्लाज्मिड को जो है वो ई कोली के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट है वो फिर इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में जो है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनको लार्ज इंडस्ट्रियल फर्मेंटर में जो है वो कल्चर किया जाता है एक सूटेबल कल्चर मीडिया यूज़ करके। उसके बाद इंटरफेरॉन को आइसोलेट किया जाता है कल्चर मीडिया से और उसको अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद फिर जो इंटरफेरॉन है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और जो ई कोली सेल्स होते हैं उसको होमोजेनाइज किया जाता है और जो इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से रिकवर कर लिया जाता है। उसके बाद उसको सॉल्युबलाइज यानी सॉल्वेंट के साथ उसको डिज़ोल्व किया जाता है और रीफोल्ड किया जाता है। उसके बाद इंटरफेरॉन को फिर फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक्स मेथड यूज़ करके।
ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फिर उसको फॉर्मुलेट किया जाता है फॉस्फेट बफर और सोडियम क्लोराइड की हेल्प से, और फिर उसको जो है वायल्स में, बॉटल्स में पैक किया जाता है एज अ 30 mg/ml सॉल्यूशन। ठीक है। और उसकी सेल्फ लाइफ भी उसमें मेंशन कर दी जाती है 24 मंथ्स की, और फिर उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये था कि इस सेल और इकोली से हम कैसे इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरफेरॉन का बेसिक फंक्शन बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये इसमें इनडायरेक्ट एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें उसको किल करने की या इनहिबिट करने की मैकेनिज्म ऑलरेडी होती है। इंटरफेरॉन जो है वो जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं उनके रेप्लिकेशन और असेंबली को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। टी सेल्स को ये एक्टिवेट कर देता है। उसके साथ ही ये मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के, उनको एक्टिवेट कर देता है। और ये मैक्रोफेजेस जो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, उनको फैगोसाइटिक यानी कि उनको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर और फिर उनको किल कर देता है। साथ ही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग कैपेसिटी होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, उनको ये इंक्रीज कर देता है। अब इंटरफेरॉन्स जो है उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो जो इंटरफेरॉन अल्फ़ा होता है वो हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। जो इंटरफेरॉन बीटा है उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरफेरॉन्स में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने की कैपेसिटी होती है। इंटरफेरॉन और कीमोथेरेपी के थ्रू जो है कुछ केसेस होते हैं कैंसर के, उनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। अब सेकंड है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वाइडली स्प्रेड डिसीज़ है जो मैन में होता है। ये सबसे पहले लिवर को अफेक्ट करता है और उसके बाद ये जिसकी वजह से फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर होता है। यानी कि जो लिवर होता है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद लिवर कैंसर भी कुछ केसेस में जो है वो डेवलप हो जाता है। 1987 में जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई गई थी, और उसको नाम दिया गया था रिकॉम्बी वैक्स और इनर रिक्स बी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले जो है वो हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन जो है उनको हेपेटाइटिस वायरस से आइसोलेट कर लिया जाता है। और आइसोलेशन के लिए कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है, या तो सेल लाइसिस यूज़ की जा सकती है, या फिर प्रोटीन डीनेचुरेशन करके, या प्रेसिपिटेशन मेथड से, सेंट्रिफिकेशन मेथड से, या फिर ड्राइंग करके। ये करने के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया इकोली है उनमें से प्लाज्मिड डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई को रीयूज़ करके फिर उसको कट किया जाता है। कट करने से वो एक प्लाज्मिक वेक्टर बन जाता है, और जो आइसोलेटेड हेमोग्लोबिन एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको लोकेट करके फिर उस बैक्टीरियम प्लाज्मिक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसमें अब टारगेट जीन होता है, उसको इंट्रोड्यूस फिर कर दिया जाता है इस सेल के अंदर, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट इस सेल जो है वो फॉर्म हो जाता है। यानी कि जो हमारा प्लाज्मिक वेक्टर है उसको फिर इस सेल के अंदर डाला जाता है, और फाइनली वो पूरा कंप्लीट एक रिकॉम्बिनेंट इस सेल बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट इस सेल फिर मल्टीप्लाई करता है फर्मेंटेशन टैंक में, और वहाँ पे और भी ज़्यादा हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। 48 आवर्स के बाद इस सेल्स जो है फिर उनको रप्चर किया जाता है, मतलब ब्रेक किया जाता है, और जो हेमोग्लोबिन एंटीजन हेपेटाइटिस बी एंटीजन होते हैं उनको फ्री किया जाता है। उसके बाद मिक्सचर को प्रोसेस किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। जो हेपेटाइटिस बी एंटीजन है फिर उनको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर हेपेटाइटिस बी एंटीजन्स कंबाइन कर दिया जाता है प्रिजर्वेटिंग एजेंट्स के साथ और अदर इंग्रेडिएंट के साथ, और फिर उनको बॉटल में रख दिया जाता है। अब वो रेडी हो जाता है वैक्सीनेशन के लिए ह्यूमन बींग्स में। ऐसे समझ लेते हैं। तो सबसे
पहले क्या किया जाता है, हेपेटाइटिस वायरस में से जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसमें वो जीन्स यानी देखते हैं जो कि एंटीजेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। फिर उस जीन्स को चेक किया जाता है कि एंटीजन स्पेसिफिक किस जीन के जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एंटीजन, ये जो सर्फेस प्रोटीन है बेसिकली वो एंटीजन है। फिर उस जीन को रिमूव किया जाता है वायरल डीएनए से और प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ जो ये जो प्लाज्मिड है वो कहाँ से मिलता है, तो ई कोली से जो है ये प्लाज्मिड को लिया जाता है, फिर उसको एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाता है और फिर उसके अंदर जो है इस जीन जो कि हमने हेपेटाइटिस वायरस से लिया है उसको इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद जब वो क्लोनिंग वेक्टर तैयार हो जाता है तो उसको इस सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड में जो है किसके जीन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन के यानी एंटीजन के। फिर इस ईस्ट को फर्मेंटर में रख दिया जाता है जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है और भी ज़्यादा सरफेस प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। फिर 2 दिन बाद इस सेल को ब्रेक किया जाता है जिससे कि जो सरफेस यानी एंटीजन जो है वो बाहर की तरफ लिबरेट हो जाते हैं। फिर इस मिक्सचर को ट्रीट किया जाता है मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए और प्यूरिफाई किया जाता है उस एंटीजन को। उसके बाद क्या करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रोटीन पार्टिकल्स है यानी एंटीजन है उनको फिर लिया जाता है और उन्हीं को स्पेसिफिकली लिया जाता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है आपको उस एंटीजन के साथ प्रिजर्वेटिव और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स के प्रेजेंस में। फिर उसको बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है और फिर फर्दर वैक्सीनेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर पैनक्रियास के जो आइलेट्स ऑफ लैंगहेरन्स के बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था सर एडवर्ड सार्पे स्केफर्ड ने 1916 में जब वो आइलेट्स ऑफ लैंगहेरन्स की स्टडी कर रहे थे। बेसिकली इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसमें एसिड ए चेन प्रेजेंट होता है जिसमें 21 रेसिड्यू प्रेजेंट होता है और बेसिक बी चेन होता है जिसमें 30 एमिनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों चेन जो है वो 3 डाइसल्फाइड्स के थ्रू जॉइंट होते हैं और पैनक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और ये जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको रेगुलेट करते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म जो है उनको रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट लाइसेंस ड्रग जो है वो प्रोड्यूस हुआ था रिकम्बिनेंट डीएनए से, वो है ह्यूमन इंसुलिन जिसको कि ह्यूमलिन भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट डेवलप किया गया था जेनेटेक के थ्रू और लाइसेंस एज वेल एज मार्केटिंग की गई थी एली लिली के थ्रू 1982 में। ठीक है, तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है हार्मोन इंसुलिन का। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले एक सूटेबल प्लाज्मिड जो है वो आइसोलेट कर लिया जाता है ई कोली से और फिर उसको कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करके। ठीक, जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ह्यूमन के पैनक्रियाटिक सेल से और जो 2 जीन्स होते हैं जो मेन इंटरेस्ट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि चेन ए और चेन बी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है। प्लाज्मिड और जीन जो है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है फिर वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ करके उनको जो है ज्वाइन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है होस्ट सेल के अंदर जहाँ पे वो फर्दर जो है इंसुलिन हार्मोन के कॉपीज डेवलप करता है सिमिलर बिल्कुल भी, और उसके बाद फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई कर लिया और फर्दर जो है फिर उस इंसुलिन को डायबिटीज़ मेलिटस में यूज़ किया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम फिगर से ये प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ह्यूमन सेल से पैनक्रियाटिक सेल से जो हम ह्यूमन डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ह्यूमन डीएनए बेसिकली वो डीएनए कंसिडर करते हैं जो कि इंसुलिन के चेन ए और चेन बी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, साथ ही जो बैक्टीरियम है उससे हम प्लाज्मिड जो है वो लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करके उसको कट कर लेते हैं। फिर ये जो कट पोर्शन में इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको फिर लाइगेट करते हैं मतलब सील करते हैं। फिर हमारा कंप्लीट जो प्लाज्मिड है वो तैयार हो जाता है। फिर उसको एक होस्ट सेल जो कि ई कोली बेसिकली यूज़ किया जाता है उसमें ये रिकम्बाइंड प्लाज्मिड को फिर हम इंसर्ट करते हैं और फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है जिससे कि फर्दर क्लोनिंग होके आपको सिमिलर जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा क्लोन इंसुलिन जीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो फिर डायबिटीज़ मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
हकुरा एटॉल ने केमिकली जो डीएनए सीक्वेंस इंसुलिन का था ए और बी के लिए, उसको सेपरेटली अलग अलग प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करके प्रोड्यूस किया। उसने सबसे पहले क्या किया कि इंसुलिन जी ए सब यूनिट को एक वेक्टर में और इंसुलिन बी सब यूनिट को एक वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। और ये इंसर्शन जो है, यानी कि जो ज्वाइनिंग थी, वो बीटा गैलेक्सिडेज जीन के जस्ट नीचे किया गया दोनों केस में। उसके बाद उसको ई कोली में ट्रांसफ़र किया गया, जिससे कि वो वहाँ पे फुली फर्दर प्रोसेसिंग होके उसके क्लोन्स तैयार हो सके। फिर यहाँ से एक्सट्रैक्शन किया गया इस पार्टिकुलर जिसमें कि बीटा गैलेक्सिडेज जीन और इंसुलिन ए सब यूनिट थे, जस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जस्ट ऊपर वाला। उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया गया और केमिकली फिर उसके बाद जो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड था उसको बीटा गैलेक्सिडेज प्रोटीन से सेपरेट किया गया। और सेपरेट करने के बाद फिर इन दोनों ए और बी चेन को फिर कंबाइन करके एक फंक्शनल एक्टिव इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से आपका इंसुलिन का सेपरेट ए और बी चेन अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर्स में डाल के भी प्रोड्यूस किया गया और कंबाइंड वे में भी प्रोड्यूस किया गया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैसे इंसुलिन हार्मोन, इंटरफेरॉन्स और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।